2 सितंबर को दिन में 11:50 पर इसरो के वैज्ञानिकों ने श्रीहरिकोटा से सूर्य के लिए मिशन लॉन्च कर दिया और यह भारत के लिए और भारत के वैज्ञानिकों के लिए और भारतवासियों के लिए सबके लिए एक बेहद खुशी का पल था। आइए इसको हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। वापस आते हैं। इसरो का आदित्य L1 पृथ्वी की कक्षा में पहुंचा, 16 दिन चक्कर लगाएगा, फिर 110 दिन में 15 लाख किलोमीटर दूर L1 पॉइंट पर पहुंचेगा। इस कक्षा में हम जानेंगे L1 पॉइंट क्या होता है, कितने दिन वो सूर्य का चक्कर लगाएगा, इस मिशन की सफलता के पीछे, इस मिशन को सफल बनाने के लिए इसरो ने क्या क्या काम किए हैं, आदित्य L1 मिशन के अपने क्या प्रमुख उद्देश्य हैं। उसके बाद भारत के अलावा किन किन देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों ने संयुक्त उपक्रम के द्वारा या अकेले अपने दम पर भारत जैसे सूर्य के लिए मिशन भेजा है। तो आइए इसको बारी बारी से पढ़ते हैं। देश के पहले सौर मिशन आदित्य L1 को PSLV C57 रॉकेट के XL वर्जन से लॉन्च किया गया है। किससे? PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C57 रॉकेट के द्वारा XL वर्जन जो उसका है, उसी से आदित्य L1 मिशन जो भारत का सूर्य के लिए पहला अध्ययन मिशन है भेजा गया है। चंद्रयान 3 की चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लॉन्चिंग के ठीक 10वें दिन 23 तारीख को हम लोगों ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपना पताका फहराया था। उसके ठीक 10वें दिन इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने आदित्य L1 मिशन लॉन्च कर दिया। आदित्य सूर्य का पर्वची है, सूर्य की स्टडी करेगा। इसे सुबह 11:50 पर कितने तारीख को? 2 सितंबर को PSLV C57 के XL वर्जन रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। अब पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा मंदिर वैज्ञानिकों के लिए कौन अब हो गया है? तो श्रीहरिकोटा धवन स्पेस सेंटर। अब रॉकेट ने 63 मिनट 19 सेकंड के बाद आदित्य को 235 गुणे 19,500 किलोमीटर की पृथ्वी की ऑर्बिट में छोड़ दिया। 63 मिनट 19 सेकंड के बाद आदित्य L1 मिशन को जो लॉन्चिंग पैड था उसने कहां छोड़ दिया? पृथ्वी की ऑर्बिट में, पृथ्वी की कक्षा में। ऑर्बिट मतलब पृथ्वी की कक्षा। 4 महीने बाद यह 15 लाख किलोमीटर दूर लैंग्रेज पॉइंट 1 तक पहुंचेगा। लैंग्रेज पॉइंट क्या होता है? एक ऐसी स्थिति जहां से सूर्य की प्रतिछाया को हम ठीक से देख सकेंगे, उसका अध्ययन कर सकेंगे। जो सूर्य ग्रहण लगता है उसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब सूर्य ग्रहण के बावजूद भी हम उन चीजों को देख पाएंगे जो सूर्य के अध्ययन के लिए उपयोगी है। करीब 4 महीने बाद यह 15 लाख किलोमीटर दूर लैंग्रेज पॉइंट 1 तक पहुंचेगा। इस पॉइंट पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता है। पूछेगा कि L1 जो हमारा पॉइंट है, क्या उस पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव पड़ता है? जी नहीं। अगर सूर्य ग्रहण का प्रभाव पड़ता तो हम L1 लैंग्रेज पॉइंट पे इसको स्टेबल नहीं करते, जिसके चलते यहां से सूरज पर आसानी से रिसर्च किया जा सकता है। अब आगे इसरो ने इसके बारे में, अपने मिशन के बारे में क्या क्या बताया है देखिए। आदित्य L1 की पहली ऑर्बिट रेंजिंग 3 सितंबर को सुबह 11:45 जाएगी। ऑर्बिट बढ़ाने के लिए आदित्य L1 के थ्रस्टर कुछ देर के लिए फायर किए जाएंगे। 5 पॉइंट में जानिए आदित्य L1 का सफर, एकदम शॉर्टकट में, लेकिन बहुत ही प्रमुख बातें। PSLV रॉकेट ने आदित्य L1 को 235 गुणे 19,500 किलोमीटर की पृथ्वी की कक्षा में छोड़ा। 16 दिनों तक पृथ्वी की कक्षा में रहेगा। 5 बार थ्रस्टर फायर कर ऑर्बिट को बढ़ाएगा। ऑर्बिट मतलब उसकी कक्षा के रेंज को बढ़ाने के लिए थ्रस्टर फायर करेगा और वो कक्षा धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। फिर से आदित्य के थ्रस्टर फायर होंगे और वे L1 पॉइंट की ओर निकल जाएगा। L1 पॉइंट मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पे सूर्य ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं रहता है, पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर। 110 दिन के सफर के बाद आदित्य ऑब्जर्वेटरी इस पॉइंट के पास पहुंच जाएगा। थ्रस्टर फायरिंग के जरिए आदित्य को L1 पॉइंट के ऑर्बिट में डाल दिया जाएगा। 110 दिनों के बाद 15 लाख किलोमीटर दूर जब हमारा आदित्य L1 चला जाएगा, सूर्य के शोध के लिए, सूर्य के परीक्षण के लिए, सूर्य पर क्या क्या है उसकी जानकारी के लिए, उसके बाद यह हमारा काम पूरा हो जाएगा। आगे लैंग्रेज पॉइंट 1 L1 पॉइंट आप लोग सुनते होंगे, यह पॉइंट क्या है इसके बारे में आइए जानते हैं, जानना बेहद जरूरी है। लैंग्रेज पॉइंट का नाम इतालवी फ्रेंच
मैथमेटिशियन जोसेफी लुई लैंग्रेज के नाम पे रखा गया है। यह पूछेगा कि लैंग्रेज पॉइंट का नाम किसके नाम पे रखा गया है, तो इटली फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जोसेफी लुई लैंग्रेज, इंपॉर्टेंट है, इनके नाम पर रखा गया था। इसे बोलचाल में L1 नाम से जाना जाता है। इसे 5 पॉइंट धरती और सूर्य के बीच में है, जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बैलेंस हो जाता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स 1 बन जाता है। ये क्या कह रहा है कि L1 पॉइंट, ये मान लीजिए कि हमारी अर्थ है और ये सन है, दूरी 15 करोड़ किलोमीटर आप लोग जानते हैं। तो ये 5 पॉइंट है। L1 जो है इसमें 5 पॉइंट ऐसे आपके हैं जहां पर सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बैलेंस हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण बैलेंस हो जाएगा मतलब वह चीजें वहीं रुक जाएंगी, स्थिर अवस्था में रहेगी, उसी को L1 पॉइंट कहा जाता है। ऐसे में इस जगह पर अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो वह उस पॉइंट के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर देता है। पहला लैंग्रेज पॉइंट धरती और सूर्य के बीच में 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। पहला जो लैंग्रेज पॉइंट है पृथ्वी और सूर्य के बीच में 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। 110 दिनों के बाद इसरो द्वारा प्रक्षेपित सूर्य का जो पहला मिशन है, हमारे देश का पहला मिशन है आदित्य L1, उसी कक्षा में जाके, उसी ऑर्बिट में जाके स्टेबल हो जाएगा। L1 पॉइंट पर ग्रहण नहीं लगता है, सूर्य ग्रहण है सर, इसलिए यहां भेजा जा रहा है। ग्रहण आप जानते ही है कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये सब चीजें होती रहती हैं, तो L1 पॉइंट पर ग्रहण का कोई असर नहीं होता है। इसीलिए सूर्य के अनुसंधान के लिए, सूर्य पर शोध के लिए वहीं पर इस ऑर्बिट में अपने उपग्रह को हम लोगों ने छोड़ा है। इसरो का कहना है कि L1 पॉइंट के आसपास हेलो ऑर्बिट में रखा गया सैटेलाइट सूर्य को बिना किसी ग्रहण के लगातार देख सकता है। इससे रियल टाइम सोलर एक्टिविटीज और अंतरिक्ष के मौसम पर भी नजर रखी जा सकेगी। ये 6 जनवरी 2024 को L1 पॉइंट तक पहुंचेगा। आगे एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य सूरज की गर्म हवाओं की स्टडी करेगा। VELC यानी विजुअल लाइन एमिशन कोरोनाग्राफ, सूरज की हाई डेफिनेशन फोटो खींचेगा। सूट यानी सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप सूरज की अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ की फोटो लेगा। और HEL10S यानी हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर हाई एनर्जी एक्सरे की स्टडी करेगा। कितनी उच्च क्षमता है, कितनी उच्च ऊर्जा आ रही है, इसका भी ये लोग अध्ययन करेंगे। अगला एस्पेक्स यानी आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट अल्फा पार्टिकल की स्टडी करेगा। ये जो होगा ASPEX आदित्य सोलर विंड पार्टिकल ये जो है ये अल्फा पार्टिकल्स की स्टडी करेगा। मैग यानी एडवांस ट्राई एक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नोमीटर्स मैग्नेटिक फील्ड की चुंबकीय सूर्य के आसपास क्या चुंबकीय क्षेत्र है, इसके स्टडी के लिए क्या भेजा गया है, मैग। क्यों जरूरी है, सूर्य के बारे में अध्ययन क्यों जरूरी है? जिस सोलर सिस्टम में हमारी पृथ्वी है उसका केंद्र सूर्य ही है। हम जानते हैं कि सूर्य एक तारा है, सूर्य से ही हमें प्रकाश मिलता है। अगर सूर्य अपना प्रकाश देना बंद कर दे तो पृथ्वी पर अपने प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं है। तारे और ग्रह में यह मूल विशेषता होती है कि तारों का अपना प्रकाश होता है, ग्रहों का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। 8 ग्रह सूर्य के ही चक्कर लगाते हैं, सूर्य की वजह से ही पृथ्वी पर जीवन है। सूर्य से लगातार ऊर्जा मिलती रहती है, इन्हें हम चार्ज पार्टिकल्स कहते हैं। सूर्य का अध्ययन करके यह समझा जा सकता है कि सूर्य में होने वाले बदलाव अंतरिक्ष और पृथ्वी पर जीवन को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। यह बहुत जरूरी है कि जिस सिस्टम से जिससे हमारा पूरा प्लानिट ही गवर्न हो रहा है, अर्थ प्लानिट, उसका अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि यह कैसे पूरा चीजों को कैसे ये मैनेज करता है, कैसे अंतरिक्ष और पृथ्वी पर जीवन को कैसे प्रभावित करता है। सूर्य 2 प्रकार की एनर्जी रिलीज करता है। प्रकाश का सामान्य प्रवाह जो पृथ्वी को रोशन करता है और जीवन को संभव बनाता है। पहला ये हो गया, सूर्य 2 प्रकार की एनर्जी रिलीज करता है। एनर्जी मतलब ऊर्जा, 2 टाइप्स। जो पृथ्वी को रोशन करता है, एक ऐसा प्रकाश, एक ऐसी ऊर्जा जो हमारे पृथ्वी पर प्रकाश की व्यवस्था करता है और जीवन को संभव बनाता है। प्रकाश कणों और चुंबकीय क्षेत्रों का विस्फोट जिससे इलेक्ट्रॉनिक चीजें खराब हो जाती है। अब तक कितने सूर्य में मिशन भेजे गए हैं इसके बारे में आइए बात करिए। भारत का तो यह
मिशन अभी 2 सितंबर 2023 को दिन में 11:50 पर सतीश श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसरो के द्वारा भेजा गया था, जिसका नाम आदित्य L1 मिशन है। यह सफल लॉन्चिंग हो गई, लेकिन जानेंगे कि क्या यह भारत का पहला मिशन है, विश्व का पहला मिशन था सूर्य के अध्ययन के लिए? नहीं, इसके पहले और भी विश्व के देशों के द्वारा, अंतरिक्ष एजेंसियों के द्वारा कुछ ही है, लेकिन उनके द्वारा सूर्य के लिए मिशन भेजे गए हैं। आइए इनके बारे में हम बारी बारी से बात करें। भेजे गए हैं सूर्य के बारे में क्या क्या पता चला है। सूर्य के अध्ययन के लिए अब तक केवल अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा, यूरोपीय स्पेस एजेंसी और जर्मन एरोस्पेस सेंटर ने अलग अलग और संयुक्त अंतरिक्ष अभियान भेजे हैं। नासा ने 3 मुख्य मिशन भेजे हैं। सोहो जिसका नाम सोलर एंड हेलियोस्कोपिक ऑब्जर्वेटरी है, यह नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी के सहयोग से भेजा गया था। सोलर प्रोब ऑफ आइरिस। इसके अलावा नासा ने कई अन्य सूर्य मिशन भेजे, जिनमें एसविंड, हिनोट, सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी और स्टीरियो शामिल है। आइए एक एक करके हम बात कर रहे हैं। नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने संयुक्त रूप से लॉन्च किया था। पार्कर सोलर प्रोब 4 साल से सूर्य की सतह के सबसे करीब चक्कर लगा रहा है। आइरिस इंटरफेस रीजन इमेजिंग स्पेक्ट्रोग्राफ सूर्य की सतह की ही हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें ले रहा है, जो भारत भी भेज दिया है। सूर्य के अध्ययन में अभी तक सबसे बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ है नासा का पार्कर सोलर प्रोब, जो सूर्य के सबसे करीब पहुंचने वाला एकमात्र अंतरिक्ष यान है। ऐसा नासा जो एजेंसी है वो ऐसा दावा करती है, ऐसा बताती है। सूर्य को लेकर अभी तक के कुछ खास मिशनों और उनकी उपलब्धियों के बारे में आइए जानते हैं। तो आज का हमारा पहला है पार्कर सोलर प्रोब नासा का पार्कर सोलर प्रोब। नासा ने 14 दिसंबर 2021 में ऐलान किया कि पार्कर सोलर प्रोब सूर्य के ऊपरी वायुमंडल में होकर गुजरा, जिसे कोरोना कहते हैं। सूर्य की जो सबसे बाहरी परत होती है उसको हम क्या कहते हैं? कोरोना। उसने वहां आवेशित कणों के नमूने लिए और सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र की जानकारी जुटाई। नासा ने यह भी दावा किया कि जो हमारा पार्कर सोलर प्रोब है, इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी अंतरिक्ष यान ने सूर्य को टच किया है। पार्कर सोलर प्रोब को इस तरह बनाया गया है कि वो सूर्य की सतह से 65 लाख किलोमीटर के दायरे में जा सके। भारत का जो आदित्य L1 मिशन है, वो सूर्य से 15 लाख किलोमीटर की पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर ऊपर ही जाके सर्च करेगा। ये ऐसा है कि 65 लाख किलोमीटर, ताकि वो ऊर्जा प्रवाह और सोलर विंड, सौर प्रवाह के बारे में पता लगा जाए। साथ ही इतना करीब पहुंचकर सोलर कोरोना के बारे में अध्ययन का भी इसका एक प्रमुख मकसद है। इसका मकसद हेलियोफिजिक्स के केंद्रीय सवाल का ढूंढना है, यानी लगातार बदलते अंतरिक्ष परिवेश में सौर मंडल को सूर्य कैसे नियंत्रित करता है। नासा के अनुसार पार्कर सोलर प्रोब 2018 में अंतरिक्ष में रवाना किया गया और इसके 3 साल बाद ही इसने अपने मकसद में कामयाबी हासिल कर ली। नासा का यह भी कहना है कि अंतरिक्ष यान ने 28 अप्रैल 2021 को 8वां फ्लाई बॉय किया। फ्लाई बॉय क्या होता है? सूर्य के सबसे करीब से उड़ान भरना। इसी दौरान उसने कोरोना सौर आभामंडल में प्रवेश किया। इस मिशन ने जो डेटा जुटाया है, उससे पता चलता है कि सोलर विंड में आड़े तिरछे जो आकार है, जिन्हें स्विच बैक्स कहते हैं, वे अपवाद नहीं बल्कि कॉमन है। ये अपवाद नहीं है, हर जगह पाया है कि ये सूर्य के ध्रुवीय इलाके में ही आड़े आकार में सीमित होते हैं। लेकिन इस नई जानकारी ने एक नया सवाल खड़ा किया है कि ये आते कहां से है, ये कहां से आते हैं। तो नासा हेडक्वार्टर में पार्कर प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव जोसेफ स्मिथ के अनुसार ये बहुत उत्साहजनक है कि हमारी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी पार्कर सोलर प्रोब सूरज के इतने करीब ले जाने में सफल रही और वहां से इसे लौटाने में भी कामयाब रही। देखिए, भेजना आसान नहीं है। किसी चीज की सफल लॉन्चिंग, वो जाए और सूचनाओं को लेकर वापस आए, ये बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अब हम इस बात का इंतजार है कि आने वाले समय में जब सूर्य के और करीब जाएगा तो और क्या क्या नई जानकारी हासिल होगी। वैज्ञानिकों को यह भी उम्मीद है कि ये नए डाटा वैज्ञानिकों को सूर्य के उस हिस्से के अध्ययन करने में सहायता देंगे जो कोरोना में अत्यधिक गर्म होने के लिए जिम्मेदार है और सोलर विंड को सुपरसोनिक गति से फेंकते रहते हैं। ये कह रहा है कि कोरोना मंडल में जो सौरिक प्रभाव है उसको जानने में यह और भी ज्यादा मददगार होंगे। स्पेस एजेंसी सोलर ऑर्बिटर को यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने नासा की मदद से बनाया। इसका भी मकसद हेलियोफिजिक्स का बारीक अध्ययन करना है। इसे 9 फरवरी 2020 में अंतरिक्ष में छोड़ा गया था और 7 साल तक इसमें काम करते रहने की संभावना है। सोलर ऑर्बिटर 30 मार्च 2022 को सूर्य के सबसे नजदीक पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी के 1/3 दूरी पर, आप जानते हैं पृथ्वी से सूर्य की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है, तो 15 करोड़ किलोमीटर के 1/3 हिस्से पर
वीडियो बनाया और जिसे यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने जारी भी किया। स्पेस एजेंसी के मुताबिक सूर्य के दक्षिणी ध्रुव से लिया गया है। स्पेस एजेंसी कह रही है कि ये जो वीडियो आया है सोलर आर्बिटर ने जो भेजा है वह कहाँ है, सूर्य के दक्षिणी ध्रुव से ली गई तस्वीरें हैं। दूरी पर आमतौर पर चक्कर लगा रहा है। स्पेस एजेंसी के मुताबिक ये तस्वीरें सूर्य के दक्षिणी ध्रुव से एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट इमेजर से 17 नैनोमीटर के वेवलेंथ पर ली गई है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी के मुताबिक सूर्य के ध्रुवों पर कई वैज्ञानिक रहस्य छिपे हो सकते हैं। सूर्य से जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होते हैं और बहुत शक्तिशाली लेकिन थोड़े समय के लिए एक क्षेत्र पैदा करते हैं, वो सूर्य के ध्रुवों में ही समा जाते हैं। और सबसे निचले हिस्से को हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। इससे एक बंद चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है जिनसे ऊर्जा के कण बाहर नहीं निकल पाते हैं। किरणें निकलती हैं जिसे रिकॉर्ड करने के लिए EUI को विशेष डिजाइन किया गया है। सोलर ऑर्बिटर 2025 में ग्रह शुक्र के गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल करके अपने कक्ष में थोड़ा झुकेगा ताकि अंतरिक्ष यान के उपकरण सूर्य के ध्रुवों का अध्ययन कर सके। यह अंतरिक्ष यान सूर्य के अत्यधिक गर्मी को सहने लायक बनाया गया है। इससे सूर्य के सबसे अंदरूनी हिस्से का अध्ययन किया जाना चाहिए ताकि उसके बारे में बेहतर समझदारी हासिल की जा सके। उन चीजों के अनुमान भी लगाए जा सकेंगे जिनसे पृथ्वी पर जीवन संभव है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी का यह भी कहना है ये पहला सैटेलाइट है जो सूर्य के ध्रुवीय इलाकों का क्लोजअप तस्वीरें लेगा। क्लोजअप मतलब एकदम करीब से तस्वीरें लेगा। सोलर ऑर्बिटर सौर आंधी बनने की प्रक्रिया का करीब से अध्ययन करेगा। ये रही सूर्य पर अब तक के द्वारा विभिन्न नासा के द्वारा, यूरोपीय स्पेस एजेंसी के द्वारा, जर्मन स्पेस एजेंसी के द्वारा भेजे गए जो मिशन थे उनके बारे में हमने गहनता से जाने। हमारा देश तो L1 मिशन से जुड़ी हमारी कक्षा आपको कैसी लगी? अगर आपको हमारी कक्षा अच्छी लगती है तो कृपया हमारे चैनल में जो कमेंट सेक्शन है उसमें अपने विचार जरूर दें और मित्रों तक इस वीडियो को आप शेयर करें। अगली नई कक्षा के साथ पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।